हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडरो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक क्वेश्चन की वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, तो आज हम एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जहां हम आईआईटी मद्रास से स्टैटिस्टिक्स के क्विज 1 के सवाल को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपने ये क्विज अटेम्प्ट नहीं किया है तो चिंता मत कीजिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन भी समझा देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे ऑल्दो देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको सेट उठाया ये 25 ऐप का है, ठीक है। तो आप इसे जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें एसोसिएशन के बारे में बताना है। तो मैंने आपको कॉन्टीजेंसी टेबल वाले सीरीज में बताई थी कि एसोसिएशन कैसे निकालते हैं। अगर आपका रिलेटिव फ्रिक्वेंसी सेम हो, ठीक है, सेम हो तो एसोसिएशन नहीं होता है। अगर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिफर कर रही हो तब आपका एसोसिएशन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आइए चेक करते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में पहले ऑप्शन में कह रहा है कि एसोसिएशन है और आपका जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी वो भी सेम है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है एसोसिएशन नहीं है और यहाँ पर आपका रिलेटिव फ्रिक्वेंसी सेम है, तो ये सही होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अगर सेम है तो एसोसिएशन नहीं होगा। तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। और तो आप दूसरे वाले में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एसोसिएशन है और कह रहा है कि डिफर कर रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। वैसे ये भी नहीं होगा, नो कह रहा है और यहाँ पे डिफर कह रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये आपका लीफ वाला स्टीम एंड लीफ क्वेश्चन, जो कि मैंने बोला था कि आता है, इसको आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। तो इसमें कह रहा है कि 9 स्टूडेंट 20 मार्क्स से ज़्यादा लाया। तो इसको रीड करना मैंने आपको बताया था कि अगर लाइन के इस साइड है तो आपका 10th प्लेस पर जाएगा और इस साइड वाला 1st प्लेस पर जाएगा। तो 20 से ऊपर वाले इतने लोग हैं, ठीक है। तो काउंट कर लेते हैं, इधर 3 लोग, इधर 4 लोग और इस साइड 2 लोग और 2 लोग। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 9 से ज़्यादा ही है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अब बात करते हैं डाटा इज बाई मॉडल। तो बाई मॉडल के लिए किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक 38 की ज़्यादा है और एक 10 की ज़्यादा है और कोई तो नहीं, और हाँ 550 की भी ज़्यादा है। 50 की 2 बार है। वेट, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ फॉर क्लियर रीज़न। हाँ, देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 2 बार है, 10 2 बार लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर 38 भी 2 बार लिखा हुआ है और 500 भी 2 बार लिखा हुआ है। यानी कि ये तो आपका बाई मॉडल, ये ट्राई मॉडल है, तो ये आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन। अगर हम इसका मीन निकालते हैं, ऑल्दो इसे हमको पूरा सम करना पड़ेगा, तो गाइस इसे सम करते हैं। तो सबसे पहले इसे लिख लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे सम करते हुए चलता हूँ। 5 6, तो पहला हो जाएगा 0 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10, ऐसे ही सोन। अगर आप इसे करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी आपकी 500, ओके। और अपॉन में टोटल नंबर, मीन निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में जितने नंबर्स थे। तो टोटल अगर आप इसे काउंट करेंगे 4 4 4 4 4, तो ये हो जाएगी आपकी 20, ओके। तो 500 अपॉन में 20 इक्वल्स टू 25। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्या बोला था, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। तो मीडियन इसका फाइंड करते हैं। तो मीडियन आपका हो जाएगा, इसका टोटल 20 नंबर है, तो इसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज कर लेता हूँ। तो देखो गाइस, यहाँ पर इसका जो है टोटल आपको 20 दिया हुआ है, यानी कि ये आपका इवन नंबर। इवन नंबर के लिए मीडियन निकालने के लिए क्या था, 20 डिवाइडेड बाई 2, ये पोजीशन 2th पोजीशन अपॉन में, इसे भी इरेज कर लेता हूँ, अपॉन प्लस वेट, हाँ, प्लस अपॉन में 20/2 प्लस 1th पोजीशन अपॉन में 2। तो 20 पोजीशन क्या है आपके, ये क्या हो जाएगा आपका 10th पोजीशन प्लस 11th पोजीशन अपॉन में 2। तो 10th पोजीशन में आपका क्या है, तो काउंट करेंगे तो 23 आएगा और 23 और 11th पोजीशन में 25। तो 23 प्लस 25 अपॉन में 2 करेंगे तो 24 आएगा। यानी कि हमारा मीन बड़ा है और मीडियन छोटा है। तो ऑल दो ऑप्शन में भी यही लिखा हुआ है कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज की। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए आपको क्या करना होता था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, P इंटू एन अपॉन में 100। P आपका परसेंटाइल जो भी निकालना है, तो इंटरक्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1, ठीक है। ऑल दो इसे अब सॉल्व करते हैं। तो P की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 Q1 निकालने के लिए, और टोटल नंबर आपको दिया हुआ है 20 अपॉन में 100। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6, वेट सॉरी 6 नहीं आएगी, आएगी 5
5 आएगी। तो 5th पोजीशन पे हमारा वैल्यू है 10, तो ये हो गया Q1 10 हमारा। और बात करते हैं Q3 की, तो Q3 75th पोजीशन 75th परसेंटाइल को कहते हैं। तो Q3 हमारा निकलेगा 75 इंटू 20/100। इसको सॉल्व करेंगे 5, तो ये आएगा हमारा 13। ठीक है गाइस, अब 13 ही आएगा ना, नहीं 15, चेक करते रहना गाइस। तो 15th पोजीशन इसमें क्या होगा, इसमें 15th पोजीशन होगा आपका 12, 13, 14, 15, 38। तो 38 वैल्यू होगी, यानी कि हमारा Q1 निकला 10 और यानी कि हमारा Q1 निकला 10, Q3 निकला 38। तो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR जो होगा वो हो जाएगा 38 - 10, यानी कि 28। तो IQR की वैल्यू हमारी आ रही है 28, ऑल्दो ऑप्शन में भी 28 है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको मीन की वैल्यू दी हुई है, एवरेज मतलब मीन, और आपसे पूछा है बी और एन की वैल्यू। तो बी एन यहाँ पर आपके एन कहाँ, सॉरी एन यहाँ पर डेज है। तो गाइस चलो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम निकालते हैं एवरेज जो कि होता है मीन। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, XI इंटू FI अपॉन में टोटल नंबर, और टोटल नंबर एन डेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ M इक्वल्स टू, ठीक है। तो 0 इंटू 10 0, प्लस 1 इंटू 4 4, प्लस 2 इंटू B 2B, प्लस 3 इंटू 4 12, प्लस 1 इंटू 4 4, प्लस 5 इंटू 2 10। तो ये तो हो गया आपका पूरा। अब ऊपर की वैल्यू जो कि XI इंटू FI है, ठीक है, सिग्मा XI इंटू FI। अब बात करते हैं नीचे जो फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी, तो उसको n यहाँ पे कहा गया है, तो हम यहाँ पे n लिख सकते हैं या फिर इसको सम करके लिख सकते हैं। तो इसको सम करेंगे तो आएगा आपका 21 प्लस बी, ठीक है, हाँ 21 प्लस बी आ रहा है, तो 21 प्लस बी। और एवरेज की वैल्यू हमें 1.6 गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया 1.6। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आंसर आएगा ये 30 प्लस 2b अपॉन में 21 प्लस बी इक्वल्स टू 1.6। और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ यहाँ पे, तो 30 प्लस 2b इक्वल्स टू ये 33.6 प्लस 10 1.6 इन p, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो b की वैल्यू आपकी आएगी ये 1.6 से 1.6 b। अब इसको मैं b की वैल्यू के लिए सॉल्व करता हूँ, तो 2b और इधर आ जाएगा तो माइनस 1.6 b इक्वल्स टू, इसको इधर माइनस कर दूंगा तो 3.6 बचेगा सिर्फ। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.4 b इक्वल्स टू 3.6, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9। अब देखो यहाँ पे मैंने n को जो डिफाइन किया था कि n आपकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इसको सम करोगे तो आपकी टोटल वैल्यू n आएगी। कहाँ गया, हाँ, इस पूरे फ्रीक्वेंसी को सम करोगे तो आपकी वैल्यू n आनी चाहिए, ठीक है। और इसको ऐड करने पर क्या आ रहा था, ऐड करने पर आ रहा था n इक्वल्स टू 21 प्लस बी, और b तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा 21 प्लस 9 जो कि वैल्यू हो जाएगी 30। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा है हमसे वैल्यू ऑफ b प्लस n। तो b की वैल्यू वापस क्या थी, b की वैल्यू थी 9, b प्लस n, b की वैल्यू थी 9 और इसकी वैल्यू है 30, तो ये हो गया आपका 39। सो इसका आंसर चेक करेंगे कहाँ गया, इसका आंसर 39 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपको, बस सिंपल था, मीन पर ये क्वेश्चन बेस्ड था, ज़्यादा कुछ इस पर था नहीं। अब बात करते हैं नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन ये भी इजी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसमें क्या पूछा है। तो इसमें हमें कोवेरिएंस निकालना है, ओके। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार उसको रिवाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, या फिर रुक जाइए मैं इसके नीचे लिखता हूँ। तो कोवेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या था, सिग्मा ऑफ XI माइनस एक्स बार YI माइनस वाई बार, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ YI माइनस वाई बार अपॉन में टोटल, जो टोटल था पॉपुलेशन के लिए n और सैंपल के लिए n-1। तो ऑल दो यहाँ पर पूछा है सैंपल, तो यहाँ पर n वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो फटाफट इसका एक्स बार निकालते हैं मीन। तो ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं सबको ऐड कर दूं और अपॉन में 5 कर दूं, ठीक है,
तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, 65 + 65 170, ओके, और ये हो जाएगा आपका 350/5। तो ऊपर वाले के लिए अगर मैं मीन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 70। ऑल्दो मैं इसे मन में ही कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे कॉपी पर जरूर सॉल्व कीजिएगा। सिमिलरली मैं इसको सॉल्व करूँ और डिवाइडेड बाई 5 करूँ तो ये आपका 120, और ये हो जाएगा आपका 80 और 150, तो 120 180 270, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 325 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा आपका 65, ठीक है। तो ये हो गया आपका x बार और ये हो गया आपका y बार। अब क्या करते हैं, सब में से इसको माइनस करते रहते हैं, तो ऑल्दो मुझे इसको देखने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं शर्ट चलता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या था, हमारे पास था 65, x की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 65, फिर 65 और 60 था और 80 था और 80 था। सिमिलरली y का मैं वापस देख लेता हूँ, कहाँ गया, 60 60 15 5 7, ठीक है। y का 60 60 55 75 एंड 75, ठीक है। और इसका हमने निकाला था 70 और नीचे वाले का मैंने निकाला था 65, ठीक है। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो गाइस, xi माइनस x बार तो हो जाएगा -5, ठीक है, हाँ। तो अब देखो ये हो गया xi का, अब हो गया yi का करते हैं। या फिर रुक जाओ, मैं सबसे पहले इसका एक टेबल ही बना लेता हूँ, थोड़ा जल्दी होगा, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना होगा। रुक जाओ, मैं इसका एक टेबल ही बना देता हूँ। तो ये मैं इधर बना रहा हूँ, इस साइड xi माइनस x बार का, और इधर बनाऊंगा मैं yi माइनस y बार का। तो पहले मैं xi माइनस x बार का बना लेता हूँ, तो ये हो गया -5। सिमिलरली ये भी -5, ये हो जाएगा -5 10 10 10 हो जाएगा, -5 फिर -10 10 10। तो ये तो आपका हो गया पूरा xi माइनस x बार का। इधर करते हैं yi माइनस y बार का, तो इधर क्या है 65, तो इधर हो जाएगा -5 -5 -10 10 एंड 10, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा, मैं भी चेक कर लूँ। -5 -5 -10 10 10, हाँ, ऑल्दो सब सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अब थोड़ा इजी पड़ जाएगा। यहाँ पे ये होगा आपका xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे मैं करूँगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 आएगा। सिमिलरली इन दोनों को भी 25, इसका 100, इसका 100 और इसका भी इसका भी 100, तो इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 300 350, ठीक है, 350। अब देखो n हमारा क्या था, ऊपर जो n था टोटल क्या था हमारा n, तो n की वैल्यू आपको 5 थी, ठीक है। आपको वापस दिखा देता हूँ मैं, किधर गया, हाँ, यहाँ पे देखो आपको टोटल 5 दिए हुए थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपको n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 350/5 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहीं पे मैं कर देता हूँ 350 डिवाइडेड बाई 5, तो ओवरऑल आंसर 70 आ जाएगा। तो आंसर मैच करते हैं, अब क्या आंसर हमारा सही है, हाँ, तो हमारा आंसर सही है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको सैंपल फाइंड करना है कि सैंपल क्या है इसमें। तो इसमें कह रहा है टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ कंक्लूजन, ठीक है, ड्रॉ थ्रू इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स विच ऑफ द स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। देखो इसमें हमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करनी है। तो देखो इसमें बोल रहा है कि सैंपल शुड नॉट बी रैंडमली सिलेक्टेड, का मतलब होता है कि सैंपल को आप रैंडमली सिलेक्टेड ना करो, यानी कि आप अपने मुताबिक कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो हमें तो रैंडमली सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आप रैंडमली जितना सेलेक्ट करोगे उतना आपका जो डेटा सेट का जो भी आउटपुट होगा वो अच्छा आएगा। तो ये तो बात गलत हो गई, और इसमें कह रहा है कि रैंडमली सेलेक्ट करना चाहिए, तो ये तो बात सही है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो बात तो सही है, क्योंकि सैंपल आपका एक सबसेट होता है पॉपुलेशन की, और इसमें कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा तो मैंने सीरीज में बोला भी था कि आपको थोड़ा स्टेटमेंट पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पहले क्विज में स्टेटमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तो देख सकते हो यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस पूरा है। तो गाइज अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसमें हमें ट्रू स्टेटमेंट को बताना है, ऑल्दो मैं इसे बार बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में किसी का कॉल आ जा रहा है। सो गाइज इसके लिए सॉरी, पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें ट्रू स्टेटमेंट को फाइंड करना।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि आपको एनुअल इनकम 10,000 रेंडमली चूजेज हाउस होल्ड का बताना न्यूयॉर्क सिटी में, और वो 20,000 इंटरवल के लिए। टाइम देखो ये जो चीज़ें हैं, टाइम सीरीज डेटा और यहाँ पर एक और होगा वेट, हाँ क्रॉस सेक्शनल डेटा। इसको मैंने सीरीज में इंक्लूड नहीं किया था, मैं चाहता था कि मैं इसे क्वेश्चन में समझाऊं क्योंकि इसका क्वेश्चन समझने में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखो टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, किसी एक इंटरवल में पर्टिकुलर अगर पैरामीटर पर काम किया है तो वो आपका टाइम सीरीज डेटा होता है। वही क्रॉस सेक्शनल डेटा में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पैरामीटर पर काम किया जाए तो वो आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है। देखो यहाँ पर इंटरवल में काम कर रहा है लेकिन पैरामीटर ज्यादा लो का 1000 रेंडमली है, इस वजह से ये टाइम सीरीज डेटा नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। और तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पीएनआर नंबर जो होता है वो एक ऑर्डिनल डेटा होता है। तो पीएनआर नंबर एक ऑर्डिनल डेटा कैसे हो सकता है? आप अगर मैं आपका मान लो कि आपको एक आईडी दे दूं, जैसे कि पीएनआर नंबर का एक रिकॉर्ड होता है, मान लो कि किसी बंदे का रिकॉर्ड होगा 45D69 या फिर किसी दूसरे बंदे का होगा 25R25, तो मैं ऐसे कहूँ कि आप इसे अरेंज करो, तो किसी ऑर्डर में आप थोड़ी अरेंज कर पाओगे। तो यही होता है पीएनआर नंबर। पीएनआर नंबर ऑर्डर में आप इसको अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑर्डिनल स्केल ना होकर नॉमिनल स्केल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, और ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि रेवेन्यू जनरेटेड बाय थ्रू द टी एक्सपोर्ट ऑफ 10 डिफरेंट। मैंने आपसे क्या कहा था कि पैरामीटर हो और उस पैरामीटर को पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि इन ईयर 2020, यहाँ पे इंटरवल नहीं है, यहाँ पे 2020 पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, तो वो आपका होता है क्रॉस सेक्शनल डेटा है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसे क्वेश्चन में इंक्लूड करने का सोचा। अब देखो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपका जो शर्ट का साइज है वो एक कैटेगरिकल वेरिएबल है। हाँ, तो ये भी बात सही है क्योंकि आप जो भी शर्ट पहनते हो वो तो या एम, एस, एल, एम क्या होता है मीडियम, एस क्या होता है स्मॉल, एल क्या होता है लार्ज, तो आप इसे अरेंज कर सकते हो एस एम एल या फिर एल एम एस से, तो आप इसे अरेंज कर ही सकते हो। और अगर आप किसी को भी क्या कहते हैं, ये जब वेरिएबल दोगे तो ये तो या तो आप इस 3 कंडीशन में ही दोगे, ठीक है, यानी कि ये बार बार वेरी करेंगे लेकिन ये इन 3 पैरामीटर में ही वेरी करेंगे, इसलिए कैटेगरिकल वेरिएबल है। क्योंकि कैटेगरिकल वेरिएबल का ये पहचान ही ये होता है कि आपका जो पैरामीटर है वो वेरिएबल होगा लेकिन आप उन्हीं सब वेरिएबल में मतलब एक्सचेंज करते रहोगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि अगर आपके पास 6 बंदे हैं तो 6 बंदे इन्हीं 3 में से उठाकर पहने, कहीं और से आपका वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये भी ऑप्शन सही था। अब बात करते हैं इसमें, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये आपका टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमें ये नीचे वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एक सर्वे हुआ जिसमें कॉलेज स्टूडेंट को लिया गया, उसमें से 10 स्टूडेंट के ये थे आपके रिकॉर्ड्स। ठीक है, फेयर, एक्सीलेंट, पुअर, ये सब चीजें आप में थी। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में मोड पूछा यानी कि कौन सबसे बार ज्यादा है। तो मुझे तो यहाँ पे पुअर 1 2 3 4 और फेयर 1 2 3 3, एक्सीलेंट 1 2 3, हाँ तो पुअर, हाँ तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, पुअर, बाकी सब तो आपका कम बार आए थे। अब बात करते हैं मीडियन, तो आप इसे सबसे पहले किसी ना किसी फॉर्म में अरेंज करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ फेयर एक्सीलेंट फेयर टू पुअर। तो पुअर में 4 आए थे, इसमें 3 आए, इसमें 3 आए, तो टोटल आपके 10। ठीक है, यानी कि जो आपका मीडियन होगा वो क्या होगा 3 + 3, ये आपका 10, और ये आपका जो 10 है इसका मीडियन होगा आपका 5.5, यानी कि 5.5 प्लेस पे जो भी आएगा। तो देख सकते हैं कि 5th और 6th के बीच में फेयर ही आ रहा है, तो 5.5 पर हम अगर अप्रॉक्स में लेके चले तो फेयर ही आएगा, तो इसका ऑप्शन फेयर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मीडियन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन के मुताबिक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि आपको पोलो स्टाइल वाले शर्ट में से मीडियम को चूज करना है। तो टोटल पोलो स्टाइल में मीडियम आपके हैं 20, अपॉन में टोटल इसको ऐड करेंगे तो 75, और इसको सॉल्व करने पर आपका इंटू 100 कर लो, तो इसको सॉल्व करने पर 26.67 ही आएगा। तो ऑल्दो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर आप सॉल्व करोगे स्मॉल साइज में से प्रिंट स्टाइल, तो आपका ऑप्शन गलत आएगा। तो स्मॉल साइज में से प्रिंट स्टाइल, तो प्रिंट स्टाइल है 40, अपॉन में टोटल कितने होंगे 25 + 35, तो ये हो जाएगा आपका 50 60 100, यानी कि 0.4 यानी कि 40%। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। सिमिलरली इसको चेक करेंगे एसोसिएशन है कि नहीं। तो एसोसिएशन चेक करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से चेक करना होगा। तो इसका अगर मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाऊं तो देखो क्या होगा,
तो इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल, इसको अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पर आपका आएगा 85, ठीक है 85। इसको ऐड करूँ तो आपका होगा 100, इसको ऐड करूँ नीचे वाले को तो आपका हो जाएगा 40, ये भी होगा 100, ठीक है। अब देखो इसका मैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाता हूँ, तो 3 टेबल बना लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़े बड़े बनाता हूँ। तो देख, ये हो गया आपका पहला रो, दूसरा रो और यहाँ पर तीसरा रो, और ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो देख, पहला वाला क्या है, पहले वाले का अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो वो आएगा आपको 23, ठीक है। दूसरे का 29, ठीक है। इसका आएगा 47, इसका आएगा 50, इसका आएगा 20, इसका आएगा 30, इसका आएगा 60, इसका आएगा 20, इसका आएगा 20। ऑल्दो मैंने इसके पूरे निकाल रखे हैं इसका रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी लिख ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखो गाइस, यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर आप इसका रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आप इसको चेक करोगे तो ये देखो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना। इन सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कोई भी आपको सेम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली भी सेम देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सारे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो वो क्या होगा, उस केस में आपका जो एसोसिएशन होगा वो होगा। इसीलिए यहाँ पर देखो साइज और स्टाइल ऑफ सर्ट में पूछ रहा है, तो साइज ऑफ स्टाइल और सर्ट में अगर मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला तो सब अलग अलग थे, यानी कि एसोसिएशन आपका होगा। इसी वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन सही है और ये वाला गलत है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो इसमें क्या पूछा है, आपको ये वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू दी हुई है। आपको पूछा है क्या, आपको पूछा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पूछा है, ठीक है। तो मीन क्या होता है, मीन होता है आपका सिग्मा एक्स आई अपॉन में टोटल नंबर। तो टोटल नंबर आपको 50 दिया हुआ है और ये 20 है, 20/50, तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसको अगर XI माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर कर दोगे ना, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट कर दोगे ना, तो आपका सिग्मा निकल जाएगा, जो कि होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू रखोगे तो 8/50, ठीक है, अंडर रूट में, तो आपकी जो वैल्यू होगी 50 है, हाँ 50 है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी भी वैल्यू 0.4 ही आएगी। तो वही वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, सिग्मा का भी वैल्यू 0.4 और मीन का भी वैल्यू 0.4, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कोई ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो 2 डेटा सेट दिया है, अगर 2 डेटा सेट का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यानी कि अगर मैं 2 डेटा सेट उठाता हूँ, ठीक है, इस सेट पहला डेटा सेट है और इस सेट दूसरा डेटा सेट है, इसका भी फ्रीक्वेंसी 4, इसका भी 4, इसका 6, इसका 6, इसका 2, इसका 2, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम आएगा। इसको अपॉन में डिवाइड करोगे, अपॉन में टोटल नंबर जो कि होगा 12, इसको भी डिवाइड करोगे अपॉन में टोटल नंबर 12, तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी भी सेम, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। लेकिन अगर आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लो कि दोनों का हुआ 0.2, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे भी 0.6 है, क्या पता इसका जो टोटल नंबर हो, यानी कि जो नंबर्स हो आपके टोटल, वो ज़्यादा हो इन कंपेरिजन में इसके, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होते बावजूद भी आपका जो फ्रीक्वेंसी वो सेम नहीं होगा, क्योंकि वो आपका डिपेंड करता है अपॉन में टोटल नंबर के वैल्यू से, ठीक है। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही हो गया है और इसका जो सिमिलर ऑप्शन होगा वो गलत होगा। तो वो कहाँ है, वो है ये, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया और ये सही हो गया। अब बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में निकालना होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और इसमें क्या कह रहा है, इन ऑल बार्स बार चार्ट हैव सेम लेंथ, द कैटेगरिकल वेरिएबल्स शोन इन द बार चार्ट नो वेरिएशन। हाँ, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, सिर्फ आपका पहला ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें आपको एक पाई चार्ट गिवन है। तो देखो पाई चार्ट गिवन है तो यानी कि इसका सबका सम 100% होगा। तो अगर आप इसका एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर सबको ऐड कर दोगे, सबको ऐड करने के बाद 100 से माइनस करोगे, ठीक है, यहाँ पे सबको ऐड कर लो,
28.6 प्लस 17.9 प्लस डॉट डॉट जो भी है, तो आपकी वैल्यू जो भी आएगी, क्या आया है मैं देख लेता हूँ। ऑल्दो यही प्रोसेस है, आपको करना होगा, या फिर रुको मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या वैल्यू गिवन है, 28.6, ठीक है, 28.6 प्लस 10.6 सॉरी 10.7 प्लस 7.1 प्लस 17.9, ठीक है। अगर इसको मैं 100 से माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 35.7%, ठीक है। तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई, 35.7। ऑल्दो यही चीज़ पूछा था आपसे, सॉरी ये चीज़ नहीं पूछा था आपसे, 10x की वैल्यू पूछी थी। तो x की वैल्यू 35.7 है, तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी 357, ठीक है। अब बात करते हैं क्या पूछा है, मोड। तो मोड आपका क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैरी किया होगा वही मोड है। तो ये x क्या था हमारा, सोलर, तो सोलर हमारा मोड हो जाएगा, ठीक है। मीडियन वाइंड आओ देखते हैं वाइंड है कि नहीं। तो मीडियन वाइंड, देखो आप इसमें मीडियन का कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका एक डेटा सेट नहीं है, ये आपको एक रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसका मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते। द कंबाइंड कंजप्शन ऑफ हाइड्रो, तो आओ इसे कैलकुलेट करते हैं। वेट ये क्यों नहीं, हाँ ठीक। देखो हमें क्या पूछा था कि वाइंड का ज़्यादा है कि किसका, हाइड्रो, बायोमास और ये क्या जियोथर्मल, इन तीनों का मिला के इससे ज़्यादा है कि नहीं। तो आओ चेक करते हैं। इसका है वाइंड का 28.6 और इसका अगर हम ऐड करेंगे तो इसका देखने से ही पता चल रहा है कि 34 से अधिक जाएगा। तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रो, बायोमास एंड जियोथर्मल का मिलाकर वाइंड से ज़्यादा ही होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। कहाँ गया ऑप्शन, हाँ तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। एंड कंजम्पशन ऑफ सोलर एनर्जी, तो ऑल्दो इसका क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा 350। हाँ तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। देखो इसका क्वेश्चन आपको बोला है कि किसका पूछा था, आप पूछा था सोलर एनर्जी का। तो सोलर एनर्जी का परसेंटेज आपको पता है, तो आप 35.7 इंटू 350 कर दोगे तो आपका जो भी वैल्यू होगा वो आंसर होगा। तो इसे करते हैं 25.7 इंटू 350, वेट थोड़ा गलत हो गया, 35.7 इंटू 350, तो इसका इसका आंसर लगभग आपका आ रहा है 12495, ठीक है। तो गाइज आपका आंसर आ रहा है 12495। तो ऑप्शन में आपका ये 250 के वॉट आवर दिया जो कि गलत है, ठीक है। आपका आंसर ये होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको ऑप्शन के मुताबिक करेक्ट चूज करना है। तो पहले में क्या कह रहा है कि आपका जो परचेज एंड रीजन है वो कैटेगरिकल वेरिएबल है। तो हाँ, परचेज और रीजन दोनों आपका कैटेगरिकल वेरिएबल है। इनकम रेंज नॉमिनल, तो पहली बात देखो रेंज दे दिया है तो ये आपका इंटरवल होगा, नॉमिनल तो होगा नहीं। एज आपका ऑब्वियस सी बात है रेशियो है, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट 0 होता है। हाउस होल्ड साइज, तो देखो हाउस होल्ड साइज जो भी है वो एग्जैक्ट वैल्यू तो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। परचेज हैज एन ऑर्डिनल, देखो परचेज आपका ऑर्डिनल कहाँ से है, परचेज तो आपका क्या कहते हैं कैटेगरिकल वेरिएबल है। तो यहाँ तो गाइज यहाँ तक तो था आपका प्रॉपर क्विज 1 का सॉल्यूशन कि कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, अप्रोच बताई कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार और ट्राई कर लीजिएगा इस क्विज को, तो आपको थोड़ा बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस ऑफ IIT मद्रास के क्विज 1 के क्वेश्चन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने क्वेश्चन और फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपके डाउट्स क्लियर करने में हमेशा रेडी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडी, कीप लर्निंग।